जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बेसिकली डबल इंटीग्रल के बारे में अपना पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डबल इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने इंटर में और कैलकुलस पार्ट 1 में जो आपने कैलकुलस का कोर्स पढ़ा उसमें आपने बेसिकली इंटीग्रेशन फाइंड करना शुरू की थी और आप एक ही दफ़ा इंटीग्रेशन करते थे गिवन फंक्शन की। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम डबल इंटीग्रल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि डबल इंटीग्रल अगर हमें फाइंड करना हो तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो हेल्पफुल चीज़ है वो है फ्रोबेनियस थ्योरम। इसकी दो फॉर्म्स हैं, हम पहले आज फर्स्ट फॉर्म देखेंगे और उसके बाद हम सेकंड फॉर्म देखेंगे। तो ये फ्रोबेनियस थ्योरम की फर्स्ट फॉर्म बेसिकली क्या कहती है, ये कहता है कि अगर आपके पास इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज़ continuous function continuous throughout the rectangular region रेक्टेंगुलर रीजन का मतलब है कि हमारे पास रेक्टेंगल की फॉर्म में हमारे पास कोई रीजन गिवन है। ठीक है, उसमें जो एक्स हमारे पास रेक्टेंगल, अगर हम इस तरह से देखें, ये एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें ये अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर लें और इस साइड को हम अलोंग वाई एक्सिस कंसीडर कर लें तो ये उसने बताई हुई है एक्स की लिमिट। ठीक है, कि इस रेक्टेंगुलर रीजन में ये एक्स की वैल्यू है, ये 0 से ए से बी तक, और आपके पास जो वाई की लिमिट है वो है जी सी से लेस देन एन इक्वल टू डी तक। तो फिर वो कहता है कि इस फंक्शन का देन डबल इंटीग्रल, ठीक है, डबल इंटीग्रल ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन का जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है वो डी ए, वो इक्वल होगा सी टू डी ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो यही चीज़ इक्वल होगी अगर मैं यहाँ पे ए टू बी सी टू डी कर दूँ एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। स्टूडेंट, आपने इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना है कि ये हम क्या करने लगे हैं। वो कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है जो कि इस रीजन में, इस रेक्टेंगुलर रीजन में कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब है कि उसमें इस रेक्टेंगुलर रीजन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस हो। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब है कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। हमने इंटर में भी सीखा था और आपने कैलकुलस में भी पढ़ा होगा कि कंटिन्यूटी कब होती है फंक्शन की किसी पॉइंट पे, अगर वो फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो उस पॉइंट पे, उसकी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल या लिमिट एग्जिस्ट करती हो, और तीसरी वाली कंडीशन ये थी कि डिफाइंड वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो दोनों बराबर हों। तो वो जो इंटर में आप 3 कंडीशंस पढ़ के आते हैं, यहाँ पे भी वही है कि अगर आपके पास एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूस है पूरे इस रेक्टेंगुलर रीजन में, मतलब कोई भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे वो आपके पास डिसकंटिन्यूस हो, तो फिर वो कहता है कि अगर आप उस फंक्शन का डबल इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं उस रेक्टेंगुलर रीजन में, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि फंक्शन आएगा, और अगर आपने पहले यहाँ पे dx की लिमिट्स ली हैं तो यहाँ पे आपने dx के साथ पहले इसकी लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, और फिर जब आप यहाँ पे dy बाद में लिखा है तो यहाँ पे बाद में जो है वो dy की लिमिट्स आएंगी। ठीक है, ये dx की लिमिट है, ये अलोंग एक्स एक्सिस जो इसकी लेंथ होगी, और ये हाइट के अलोंग अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी जो लिमिट होगी वो dy को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे पहले अगर x लिख दिए तो यहाँ पे dx आएगा, x की लिमिट है तो यहाँ पे dx की लिमिट आएंगी, बाद में अगर dy आया तो यहाँ से बाद में आपके पास y की लिमिट्स आएंगी। ये आपने थोड़ा ध्यान से रखना है। ठीक है, अगर आपकी ये चारों लिमिट्स कांस्टेंट हैं, अगर ये नंबर और ये नंबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है 0 1 2 3 5 7 -2 100 कुछ भी है, इस तरह कोई भी कांस्टेंट नंबर हैं ये वाले सारी आपके पास,
तो अगर आप इसको पीछे कर दें और इसको आगे कर दें और इधर से भी इसको आगे पीछे कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि ये ही चीज़ इसके इक्वल होगी। अगर आप ये देखें, इधर से मैंने y को आगे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ से dx को पीछे कर दिया, ठीक है। ये देखें dy पहले आ गया और dx यहाँ से बाद में आ गया। अब y यहाँ पे पहले किया तो यहाँ पे y की लिमिट c से d थी, वो यहाँ पे पहले कर दी गई है, ठीक है। और x की लिमिट जो है वो बाद में ले ली गया, ठीक है। तो बस आपका फ्रोबेनियस थ्योरम आपको ये बता रहा है कि अगर आप लिमिट्स आगे पीछे कर दें, अगर आप x और y को इधर से आगे पीछे करते हैं तो यहाँ से भी आपको इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, दोनों के आंसर्स इक्वल आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किसी तरीके से कि हम किस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं डबल इंटीग्रल को। एग्जांपल है हमारी, वो कहता है कैलकुलेट करो, आपके पास एक रीजन R है, रेक्टेंगुलर रीजन R, जिसमें आप बेसिकली इस रेक्टेंगुलर रीजन R में आपको एक फंक्शन है f(x,y), यहाँ पे आ गया dA, और अब उसने जो आपको f(x,y) फंक्शन दिया है वो आपको उसने कहा है 100 - 6x²y, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। 100 - 6xy², ये आपके पास फंक्शन है। और जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो कह रहा है कि अलोंग x एक्सिस वो 0 से 2 तक उसकी वैल्यू है। मतलब आप कह लें कि ये वाली लेंथ जो है वो 0 से 2 तक है, ठीक है। और अलोंग y एक्सिस वो कहता है कि जो उसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि ये -1 से 1 तक है, -1 से 1 तक इसकी आप जो है वो y एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। गिवन डाटा हमें सारा दे दिया गया और हमें कह रहा है वो उसकी इंटीग्रल फाइंड करें, डबल इंटीग्रल, ठीक है। तो वेरी इजी, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह आपको। आपने अगर वो पीछे ध्यान से देख लिया तो अकॉर्डिंग टू हम फ्रोबेनियस थ्योरम अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे डबल इंटीग्रल लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से पहले x की लिमिट लिख लूँ, वो है 0 से 2 तक, x की लिमिट मैंने लिख दी 0 से 2 तक, यहाँ पे मेरे पास मौजूद थी ये x की लिमिट, ठीक है। और y की लिमिट थी -1 से 1 तक, यहाँ पे छोटी लिमिट आती है, ऊपर बड़ी लिमिट आती है, ये आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं सारी चीज़। पहले मैंने x की लिमिट डाली है, फिर मैंने y की लिमिट ली है, ठीक है। तो यहाँ पे x का फंक्शन लिख देते हैं, ये आएगा 100 - 6x²y, ये सारा फंक्शन आ जाएगा। और अंदर यहाँ पे आपके पास पहले dx आएगा और यहाँ पे dy आएगा। ये आपका इसको सोल्व करने का तरीका होगा। फंक्शन को आपने पहले x की लिमिट डाली, फिर y की डाली, तो यहाँ पे पहले dx आया और फिर यहाँ पे dy आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा यहाँ से। अगर हमने इसको सोल्व करना है तो इसको पहले एक इंटीग्रल वैसे ही रहने दें। अब विद रिस्पेक्ट टू जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 100x, 1 यहाँ पे अगर हम 100 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 100x हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 100 बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, ठीक है। माइनस, अब इसकी जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे y एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x³ / 3, तो वो जो 3 है वो इससे कैंसल आउट होके बच जाएगा 2। बात समझ आ रही है? मैंने एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे जब लिमिट इसकी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे आएगा x³ / 3, तो ये 3 जो है इस 2 से 6 से कट के 2 रह जाएगा, ठीक है। और साथ में ये y वैसे ही रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी लिमिट जो आपने पुट करनी है वो है 0 से 2 तक और यहाँ पे dy एज इट इज़ ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये मैंने बेसिकली x की लिमिट पुट कर दी है 0 से 2 तक, तो ये 0 से 2 तक जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे ये -1 से 1 वैसे रहेगा, हाँ जी। 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 200 माइनस, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 -16y, ठीक है। और जब ये लिमिट नीचे वाली पुट करूँगा तो ये वैसे ही 0 हो जाना, तो नीचे वाले करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो हमने अपने डबल इंटीग्रल को सिंपल फर्स्ट या सिंगल इंटीग्रल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप दोबारा देखना चाहें तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। देखिएगा ज़रा दोबारा से। मुझे क्वेश्चन ये कहा गया था कि मेरे पास क्वेश्चन ये था कि मुझे फंक्शन का रेक्टेंगुलर रीजन में इंटीग्रल फाइंड करना, ठीक है। जबकि मुझे फंक्शन भी दिया हुआ था फंक्शन के साथ साथ मुझे उसकी लिमिट्स भी दी हुई थी अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने पहले अलोंग x एक्सिस जो उसकी वैल्यू थी फंक्शन की पहले लिमिट ली, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू dx की वैल्यू पहले ले ली, ठीक है। फिर मैंने इधर y की लिमिट ली और यहाँ पे मैंने dy बाद में ले लिया, ठीक है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है जी?
इसकी पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये 100x आ जाएगा, ठीक है। इसकी इधर करेंगे तो x³/3 आना है, y और 6 वैसे ही कांस्टेंट है, ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। जिस तरह आप डेरिवेटिव लेते हुए, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए आप जब विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे तो y एज अ कांस्टेंट बिहेव करता था। सिमिलरली जब आपने विद रिस्पेक्ट टू x इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, जैसे 6 एज अ कांस्टेंट बिहेव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी x³/3, नीचे वाला 3 इसको कैंसिल करके 2 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y³ y वैसे ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी लिमिट 0 से 2 तक कर दी। ये 2 पुट करेंगे तो ये 200 माइनस 2 टू द ये जब इसकी जगह करेंगे तो 8 आएगा, 8 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 16 करके लिमिट्स ख़त्म कर दी। नीचे वाली लिमिट पे ये दोनों 0 हो जाने थे, इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, ठीक है। तो ये आगे वेरी सिंपल आपके पास हो गया। इसको आप लोग ऑलरेडी आपको पता है, ये आपके पास आ जाएगा 200y माइनस, अब अगेन यहाँ पे जब करेंगे तो ये y² ओवर 2, वो 2 इसको काट के 8 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करेंगे -1 से 1 तक, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा 200 माइनस 8, वो 1 पुट करने पे, ठीक है। और फिर फार्मूले का माइनस, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा -200, ठीक है। और माइनस फिर ये अगेन 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करी तो ये 200 माइनस 8 आ गया, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट की तो ये -200 माइनस 8 आ गया, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, 200 माइनस 8 प्लस 200 और प्लस 8, तो ये +8 माइनस 8 कैंसल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा 400, ठीक है। तो ये इसका जो फाइनल सोल्यूशन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वो आएगा +400, ठीक है। और अगर ये माइनस आता है तो आपको उसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब अभी जो फेबिनस थ्योरम था उसने हमें ये बताया था कि अगर हम पहले मैं x के लॉन्ग इंटीग्रेशन कर लूँ तो x की लिमिट्स आएंगी, और फिर मैं y के लॉन्ग इंटीग्रेशन कर लूँ तो y की लिमिट्स आएंगी। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ तो शिफ्ट करने से भी आंसर इक्वल आएगा। तो इस चीज़ को आपने वेरीफाई करना है। शिफ्ट में आपको बताता हूँ क्या आपने शिफ्ट करना है। आपको अब ये करना है कि अपने फंक्शन में इस तरह से ये देखिएगा ज़रा। अब नेक्स्ट जो आपने इसका करना है वो आपने असाइनमेंट में या होम टास्क में करना है। आपने इधर से इसको 0 से 2 कर देना है पहले, और इधर इसको कर देना -1 से 1, ठीक है। ये फंक्शन वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले dy आ जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। मतलब पहले आपको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करनी है, y की लिमिट्स पुट करनी है, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करनी है और x की लिमिट पुट करनी है। तो इसका आंसर भी आप वेरीफाई करेंगे तो ये 400 ही आएगा। ये आपका होम टास्क होगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ये डबल इंटीग्रल हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको एक और एग्जांपल जो कि यहाँ पे सॉल्व हुई है, मैं इससे आपको जो है वो थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जी एक हमारे पास और सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको समझ आएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय द, मतलब वो कहता है कि ये एलिप्टिकल पैराबोलॉइड है जिसकी इक्वेशन ये उसने आपको बता दी है, ठीक है। वो कहता है कि बाउंडेड अबव बाय दिस है एंड बाउंडेड एंड बिलो बाय द रेक्टेंगल, ये आपको वो उसने रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारा f(x, y) सिर्फ ये है, f(x, y) हमारे पास ये फंक्शन है f(x, y) का, ठीक है। अब यहाँ पे जो x की लिमिट है वो 0 से 1 है, y की लिमिट 0 से 2 है। अब अगर आप देखें पहले आपने यहाँ पे y की लिमिट उसने पहले ले ली है, ठीक है। ये देखें y की लिमिट 0 से 2 तक पहले ले लिया, फिर x की लिमिट ले ली है, ठीक है। तो अगर आप इसको उल्टे तरीके से भी कर लें, पहले आप x की लिमिट ले लें बाद में y की भी ले लें, तो अब भी आंसर आपके पास ये उसी तरह ही आएगा। ये उसने पूरा उसको सोल्व किया हुआ है, ठीक है। देखिए ज़रा y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 10y आ जाएगा, इसकी करेंगे तो ये x² y आ जाएगा, इसकी करेंगे तो y³ 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये उसने पहले y की लिमिट्स पुट कर दी हैं। फिर उसके बाद जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास फंक्शन इसमें चेंज हो जाएगा और लिमिट्स पुट करके आपके पास 86/3 आ जाएगा। तो ये वेरी इजी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको ये देखना है कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x पहले कर रहे हैं तो x की लिमिट्स पहले आएंगी, और जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y करते हुए y की लिमिट्स पहले लगानी है, ठीक है। इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है। स्टूडेंट 15.1 आप कंप्लीट करेंगे, इसके ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मौजूद हैं। ये सिंपल उसने डायरेक्ट आपको बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे dy पहले है तो ये y की लिमिट्स होगी,
dx बाद में है तो ये x की लिमिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने dx पहले कर दिया तो इस फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। सिंपल अगर आपको आप जेन में रखें तो आपको अगर इंटीग्रेशन आती है जो कि आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं, कैलकुलस में भी आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ी, तो अगर आपको वो चीज़ें आती हैं तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से यूज़ करना है, बाकी ये सारा उसी तरह ही है, ठीक है। ये इधर तो उसने इंटीग्रेशन दे दी है, यहाँ पे उसने उसी तरह ही रेक्टेंगुलर रीजन ओपन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करके सोल्व करना है। तो ये 15 क्वेश्चन तक काइंडली आप लोग सोल्व करेंगे, और अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो इंशाल्लाह हम जूम की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके आगे जो हमारे पास है जी, डबल इंटीग्रल ओवर जर्नल रीजन्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आती है जी फेबुनस थ्योरम की स्ट्रॉन्गर फॉर्म, ठीक है, जिसको कहते हैं फेबुनस थ्योरम की फर्स्ट फॉर्म पहले भी हमने पढ़ी है। अब हमारे पास आती है जी फेबुनस थ्योरम की स्ट्रॉन्गर फॉर्म, या इसको बोलते हैं कि फेबुनस थ्योरम की सेकंड फॉर्म कह दें या स्ट्रॉन्गर फॉर्म बोल दें, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये थ्योरम 2 है, फेबुनस थ्योरम स्ट्रॉन्गर फॉर्म, ठीक है जी। ये इसकी जो है अब हम डिस्कस करने लगे हैं सेकंड फॉर्म या स्ट्रॉन्गर फॉर्म, ठीक है। अगेन अगर हमें आर एक रीजन हो और उसमें फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो, दोनों कंडीशनें सेम है कि आपके पास आर एक रेक्टेंगुलर रीजन है और आपके पास जो है फंक्शन जो है वो उसमें कंटिन्यूस है। और अब अगर मेरे पास x की लिमिट है कुछ इस तरह से लेस देन एन इक्वल टू a और लेस देन एन इक्वल टू b, और y जो है वो मेरे पास अब फंक्शन है, ठीक है, y है फंक्शन, तो हमारे पास इसकी जो लिमिट होगी गिवन आर की एफ ऑफ एक्स वाई डी ए वो इक्वल होगी ए टू बी डी वन ऑफ एक्स डी टू ऑफ एक्स अच्छा स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा ज़रा ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, इसको ज़रा थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। अब वो कहता है कि आपके पास पहले जो थी वो यहाँ पे भी कांस्टेंट था, यहाँ पे भी कांस्टेंट था, वाई का यहाँ पे सी और डी कांस्टेंट से, यहाँ पे g1 ऑफ x जो है वो एक x का फंक्शन है, ठीक है, g2 ऑफ x भी एक x का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो sin x, यहाँ पे लिखा हो cos x, तो ये तो कोई नंबर नहीं है ना, ये तो आपके पास फंक्शंस हैं x के। यहाँ आपके पास आ जाए ln x, यहाँ पे आपके पास आ जाए 2x, ठीक है। कोई भी आपके पास ये एक लिमिट आपके पास कांस्टेंट है और एक फंक्शन की जो लिमिट है या एक वेरिएबल की जो लिमिट है वो वेरिएबल फंक्शन की फॉर्म में है। तो फिर इस केस में आपको बाउंड रहना पड़ेगा कि आपको पहले विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जो आपके पास होगा वेरिएबल, ये देखें पहले आपको वेरिएबल के रिस्पेक्ट वाली लिमिट लेनी है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे आपने पहले y के रिस्पेक्ट ले ली, ठीक है, और बाद में आपने यहाँ पे dx के साथ से लेनी है। अब अगर इस केस में अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो आंसर इक्वल नहीं आएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन में आप इसको इस तरह कर दें कि आप पहले कर दें a टू b और बाद में इंटीग्रेशन करें g1 ऑफ x और g2 ऑफ x और f ऑफ x y, तो यहाँ पे dx कर दें, यहाँ पे dy कर दें। तो ऐसा करने से अगर आप इधर से इसको चेंज कर दें, इसको इधर से चेंज कर दें और ये लिमिट्स चेंज कर दें तो इस केस में ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। इस केस में ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। आपने याद ये रखना है कि पहले आपको जो फंक्शन जो वेरिएबल फॉर्म में दिए होंगे आपको पहले उसके रिस्पेक्ट उसको जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी लिमिट्स पुट करके फिर बाद में आपको जो कॉन्स्टेंट्स वाले होंगे वो पुट करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अगर आप बाद में विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन करेंगे तो ये आंसर आपका इन वेरिएबल फॉर्म आएगा। वेरिएबल का मतलब है कोई फिक्स नंबर नहीं आंसर आएगा, आपके पास एक्स या वाई का फंक्शन ही आंसर आएगा। तो अगर आपको कोई वेरिएंट या वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जब आपके पास फेबुनस थ्योरम के मुताबिक अगर आपके पास एक लिमिट कॉन्स्टेंट्स हैं और एक लिमिट वेरिएबल है तो आप पहले विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करनी है और बाद में आपको उसको
विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो होंगे उसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। अगर आप इसमें इस तरह करके करेंगे तो ये आपके पास सॉल्व नहीं होगा, ये एक्स और वाई के फंक्शन में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें एक नई चीज़ थी, पीछे हमने ये देखा था कि इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब एक इम्पोर्टेंट इसी की दूसरी केस भी हो सकता है कि अगर अब आपके पास लिमिट जो है वो y की लिमिट अगर वो कहता है कि कांस्टेंट्स हैं, ये देखें ना y की लिमिट्स को उसने CD करके कांस्टेंट कर दिए हैं, x की लिमिट्स को अब वेरिएबल कर दे, तो अगेन आपको पहले ये देखें वेरिएबल वाली लिमिट को पहले सॉल्व करना है, फिर कांस्टेंट वाली लिमिट को करना है, ठीक है। ये देखेंगे वेरिएबल लिमिट्स किसकी थी, x की, तो उसने विद रिस्पेक्ट टू x पहले इसकी इंटीग्रेशन की है, ठीक है। और कांस्टेंट लिमिट्स किसकी थी, y की, तो ये बाद में आपने कांस्टेंट लिमिट वाले को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेप्ट आपके बेहतर रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी इसकी एग्जांपल है जी, कहता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करना है, हुज बेस इज ट्राइंगल इन XY प्लेन बाउंडेड बाय x axis and lines y is equal to x, x is equal to 1, and whose top lies in y, ठीक है। स्टूडेंट ज़रा क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म बेसिकली आपने अगर इंटर में देखी भी हो तो वो आपके पास एक प्रिज्म 3D टाइप की एक शेप होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शेप उसकी। स्टूडेंट ये कुछ इस तरह से 3D फॉर्म में जो आपके पास होती है, ये देखें इस तरह की आपने मैट्रिक या इंटर में या किसी कॉलेज लेवल पे देखी होगी। 3D टाइप में नीचे बेस उसकी ट्रायंगल टाइप होती है और वो 3D में आपके पास शेप होती है, ठीक है। तो इसको भी मैं प्लॉट करता हूँ तो मैं आपको इसकी डिटेल्स ज़रा थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से आपके पास होगी चीज़। सारा हम बेसिकली 2D में ही प्लेन में इसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारा प्लेन में ही इसको ड्रॉ करना ही जो है ना वो हमारे पास यूज़फुल रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप किसी फंक्शन को उसके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसकी इंटीग्रेशन करते हैं ना, ये फंक्शन है एक्स वाई का, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई इसकी इंटीग्रेशन कर दूं तो इसका जो मुझे आंसर आता है वो बेसिकली वॉल्यूम होता है, ठीक है। मतलब मैं किसी फंक्शन का डबल इंटीग्रल ले लूँ, फंक्शन का डबल इंटीग्रल ले लूँ अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस, कोई भी लिमिट्स जो दी हों, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो वॉल्यूम आता है, ठीक है। मतलब एरिया, या अगर हम एरिया को सिंपल एरिया को अलॉन्ग हाइट अगर हम उसकी इंटीग्रेशन करें तो वो हमें वॉल्यूम देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम दी हुई है। प्रॉब्लम है वो कहता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म आपको उसका वॉल्यूम निकालना, हुज बेस इज ट्राइंगल। प्रिज्म की बेस हमें पता है ट्राइंगल होती है इन एक्स वाई प्लेन। अब वो कहता है बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। सबसे पहले वो कहता है जो प्रिज्म है उसकी जो बेस है वो एक ट्राइंगल है जो कि बाउंड कर रही है एक्स एक्सिस से, मतलब उसकी जो बेस है ये एक्स एक्सिस उसमें यूज़ होनी है एक साइड पे, ठीक है। हाँ जी, देखें जी, बेस इस ट्राइंगल इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है।
आगे वो कहता है एंड लाइन y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स को अगर आप टेबल बना के ड्रॉ करें ना, अगर हमें पता है कि y इज इक्वल टू एक्स को, अगर मुझे तो पता है कि वो लाइन ये इस तरह से यहाँ से गुजर होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर आपको कोई भी फंक्शन आ जाता है एक्स तो वाई, एक्स और वाई अगर इक्वेशन में आ रहे हो ना तो आपने उसको प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर दें, आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे y 1, 2 करेंगे 2, 3 करेंगे 3, 4 करेंगे 4, -1 करेंगे तो ये -1, तो मतलब जो वैल्यू पुट करेंगे वही आंसर आना है। तो आप अगर आप यहाँ पे इसको कहते हैं कि ये 1 है, यहाँ पे आप कहते हैं 2 है, यहाँ पे कहते हैं 3 है, यहाँ पे 4 है, तो वह एक ही वैल्यू भी यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, ठीक है। इसी तरह एक्स और वाई की वैल्यूज चल रही हैं। तो अब अगर मैंने देखा है तो वो बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का मतलब है ये वाली लाइन, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद वो कहता है लाइन y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स का मतलब है कि अगर मैं टेबल से देखूं तो 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा पॉइंट ये, ठीक है। 2 के ऊपर 2 पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा, 3 के ऊपर आपके पास 3 पॉइंट होगा वो कुछ ये वाला पॉइंट होगा, मतलब आपके पास एक लाइन होगी जो सीधी लाइन होगी और वो इधर से गुजरी हुई, ये पॉइंट बेसिकली यहाँ पे ऊपर ही होगा, ठीक है। तो ये आपने इसका रफ सा स्केच बना लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि y इज इक्वल टू एक्स ये वाली लाइन है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये आ गया। उसके बाद उसने बताया y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दी। उसके बाद वो कहता है एंड एक्स इज इक्वल टू 1, एंड एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स इज इक्वल टू 1 मेरे पास क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगी एक्स एक्सिस पे ये वाली लाइन, ये एक्स इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये मतलब अब ये जो मेरे पास रीजन बना है ना ये वाला, अगर ये देखूँ ये ट्रायंगुलर रीजन, ये हमारे पास उसने बताया कि ये है, ठीक है। ट्रायंगुलर रीजन का उसने हमें ये बता दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो वो कहता है कि इसका हाइट जो होगी ना, टॉप जो होगा वो लाइज कर रहा होगा इस प्लेन में, इस प्लेन में। अब बेसिकली मुझे इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, वॉल्यूम इक्वल होता है, वॉल्यूम होता है रीजन के लॉन्ग फंक्शन को एक्स वाई को, इधर देखिएगा वॉल्यूम जो होता है वो फंक्शन ये होता है, ठीक है। फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू रीजन जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो जो आंसर आता है वो बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास क्या होगा जी, अब मेरे पास यहाँ पे आएगी एक लिमिट, यहाँ पे आएगी दूसरी लिमिट, यहाँ पे आएगा फंक्शन, फंक्शन जो था वो 3 - x - y था, ठीक है। तो ये आएगा 3 - x - y, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे आपको पुट करनी है x की लिमिट और y की लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो x एक्सिस में आप, ठीक है। तो x एक्सिस पे अगर मैं देखूँ तो मेरी वैल्यू आ रही है 0 से लेके 1 तक। इस रीजन में मैं अगर देखूं तो ये 0, ये 2 था ना, यहाँ से हमारी लाइन गुजरी थी ना, तो यहाँ पे मैं बाउंड हो गया था। अब मुझे 0 से ले, और चूंकि मैं नेगेटिव वैल्यू यहाँ से इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे उसने बताया हुआ कि मैंने बाउंडेड रीजन मेरा जो है वो सिर्फ इतना ही आ रहा है, तीनों लाइन से इतना ही रीजन बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो x की लिमिट जो होगी वो यहाँ पे 0 से 1 है, तो x की लिमिट्स क्या होंगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन एन इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। ये x की लिमिट मैंने लिख दी है, 0 से 1 तक आएगी। y की लिमिट अगर हम देखें तो y जो है वो कितनी हाइट पे है, ये हमारे पास हमने ये देखना है कि ये फंक्शन जो है वो कितनी हाइट पे है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 0 से शुरू हो रहा है और ये हाइट ऊपर कितनी जा रही है, जितनी ये y इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो ये आपके पास y की लिमिट जो होंगी वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन एन इक्वल टू x होंगी, ठीक है। 0 से ही शुरू हो रही है हाइट और ऊपर कितनी जा रही है, जितना y इज इक्वल टू x है, मतलब कि वेरिएबल फॉर्म में 0 से x तक आपके पास इसकी लिमिट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब आपने लिमिट पुट करनी है तो ये वाली पहले मतलब आएगी, यहाँ पे आएगा 0 से x तक, ठीक है। और ये वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट्स की आई हैं, मतलब पहले आपको ये वाली लिमिट लिखनी है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल लिमिट आ गई, ठीक है। ये किसकी है, y की है, तो यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा साथ dy, ठीक है। ये मैंने इसके साथ dy लिख दिया, ठीक है। दोबारा यहाँ पे पुट करना है x की लिमिट थी 0 से 1 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। तो ये जो आपके पास सारी चीज़ सोल्व करके आएगी वो आपके पास क्या होगा जी, वो इक्वल होगा वॉल्यूम के, ठीक है। ये हमारे पास जो चीज़ आएगी वो वॉल्यूम के इक्वल होगी, ठीक है। दोबारा से देखें, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको कैमरे को ऊपर करता हूँ ताकि आपको इसका पूरा इमेज शो हो।
स्टूडेंट ज़रा पूरा काइंडली इसको दोबारा से देखिएगा। वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म हुज बेस इज ट्राइंगल इन एक्स वाई प्लेन। वो कहता है कि उसकी बेस ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है वो उसने बताया। वो उसने बताया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। उसकी जो बाउंड्रीज है ना उसमें एक एक्स एक्सिस है, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है और एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन है। ये 3 लाइनों से उसकी बाउंड्री जो है ना वो बाउंड कर रही है। एक्स एक्सिस का मतलब है ये वाली सारी लाइन, ठीक है। अगर मैं इसी पिक्चर को थोड़ा सा ज़रा बड़ा करके बनाऊँ तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये हमारे पास आता है जी वाई एक्सिस, ये आता है जी एक्स एक्सिस। वो उसने बताया कि वो बाउंडेड जो हो रही है वो बाउंड हो रही है। यहाँ पे करे पे मैं लिख देता हूँ अब 1 ताकि ज़रा बड़ा फिगर बन जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 क्योंकि हमारा रीजन यहाँ तक यूज़ होना है। मैंने अब थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है जो बाउंड कर रही है वो कर रही है एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। और वो कहता है वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आपको याद रखना है वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये है। अगर इसके अलावा भी कोई आपको लाइन दे दी जाए तो आप उसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। आप टेबल बनाएं जिस तरह मैंने आपको ये बताया, टेबल में इसमें रैंडम वैल्यूज पुट करें और आपके पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। और तीसरी लाइन उसने बताई थी एक्स इज इक्वल टू क्या थी 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आप लाइन ड्रा कर दें। ये सारी चीज़ें आपने इंटर में सीखी होती हैं कि जो आप जहाँ पे इसको आप प्लॉट कर देते होते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें इस पूरे रीजन में ये वाली लाइन थी वाई इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये वाली लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। और ये वाली लाइन जो होती है वाई एक्सिस पे हमारा जो है वो एक्स एक्सिस पे हमारे पास वाई 0 होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे हमारा एक्स 0 होता है, ठीक है। ये आपको जर्नल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं अपने फंक्शन की बेसिकली इस ट्राइंगल के अलोंग मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट्स मुझे बेसिकली यहाँ से निकालनी है। फंक्शन तो मुझे गिवन है, फंक्शन तो मुझे उसने बता दिया था ये है, ठीक है। अब मुझे ये पिक्चर ड्रा करने का मकसद, ये पिक्चर ड्रा करने का मकसद है एक्स और वाई की लिमिट्स देखना। अब अगर मैं देखूं तो एक्स एक्सिस ये जो होता है ना, यहाँ पे एक्स की लिमिट होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग मैं कितना आगे जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं कितना आगे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 0 से शुरू होके मैं जा रहा हूँ 1 तक, ठीक है। ये 1 था ना यहाँ पे, ये मेरा 1 था जो मैंने ड्रा किया था, ये यहाँ पे 2 था। तो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग 0 से शुरू करके मैंने 1 तक जाना है। तो मेरे पास एक्स की लिमिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। एक्स की लिमिट अब मेरे पास क्या है, एक्स की है 0 से 1 तक, ये तो मैंने निकाल ली। अब मैंने वाई एक्सिस के अलोंग देखना है कि मैं वाई एक्सिस के अलोंग कितना ऊपर जा रहा हूँ। तो वाई एक्सिस के ऊपर जाने के लिए मुझे ये लाइन का सहारा है। मेरी बेसिकली ये ऊपर नहीं जा रहा, मैं यहाँ से ये इस लाइन के अलोंग मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता है कि वाई एक्सिस का जो है वो 0 ही है, लेकिन जो मैक्सिमम ऊपर जाएगा वो x तक जाएगा। मतलब ये लाइन थी ना y इज इक्वल टू एक्स, जितना ऊपर जा रही थी ये, तो इसलिए मैंने इसकी जो है ये वाली y एक्सिस में की लिमिट जो होगी वो 0 से y तक होगी, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब x और y की लिमिट्स को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब मुझे पता है कि y की लिमिट्स वेरिएबल है तो y पहले आएगा यहाँ पे, ठीक है। x की लिमिट्स कांस्टेंट, x बाद में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने y की लिमिट्स पुट कर दी, यहाँ पे मैंने x की लिमिट पुट कर दी, तो ये बेसिकली वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको जस्ट हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन उसी तरह से ही होगी, इसको मैं कर भी देता हूँ। v इज इक्वल टू आएगा 0 to 1, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू y जब करेंगे आएगा 3y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स पुट कर देनी है 0 से x तक और साथ आ जाएगा dx, ठीक है। जस्ट मैंने इसके y एक्सिस के लॉन्ग इसकी इंटीग्रेशन की है, ठीक है। तो ये आएगा 3y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 और ये लिमिट्स पुट कर दी। चलिए स्टूडेंट्स, x की लिमिट पुट करते हैं। जहाँ जहाँ पे आपके पास y है वहाँ पे पुट होगा, ठीक है। तो ये आएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। जहाँ पे मेरे पास बेसिकली x था ना, वहाँ y था, वहाँ पे बेसिकली x हो जाना है क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन की थी ना। तो अब इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे ये वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा x में चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं जब 0 पुट करूँगा तो ये भी 0 हो जाना, ये भी 0 और ये भी 0, चूँकि सारा 0 हो जाना है इसलिए पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं जस्ट इसको लिख देता हूँ 0 to 1 और ये अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना। दोबारा से देखें क्या करना है, ये करना है जब इसकी विद रिस्पेक्ट टू x कर y पहले करनी है ना, तो y करेंगे तो ये 3y आएगा, कांस्टेंट है तो y वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा x y और जब इधर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो y स्क्वायर बाय 2 आएगा। ये मैंने तीनों पुट कर दी। अब जहाँ जहाँ पे y है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन किया, वहाँ पे y की जगह ये पुट कर देना अपर लिमिट x है तो यहाँ पे x,
पुट कर दिया। यहाँ पे भी इस वाई की जगह एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे वाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है डी एक्स। अब इसकी फाइनल इंटीग्रेशन जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6, ठीक है। ये क्यूब बाय 3 टू द 6 होके यहाँ पे 6 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1 से 0 तक, 1 पुट करेंगे आएगा 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 और ये आ जाएगा 0 माइनस 0, ठीक है। तो ये 0 पुट करने पे 0 हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब जब आप इसका जस्ट आप एलसीएम लेंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1। चलिए अगर हम कर भी लें तो अगर हम पहले इन दोनों को कर लें या जिस तरह भी आप करना चाहते हैं 6 कर लेते हैं, तीनों का इकट्ठा कर लेते हैं। 2 3 दा 6 3 3 दा 2 3 दा 6 3 3 दा 9, ठीक है। माइनस 3 2 दा 6 2 1 दा 2 माइनस 6 1 दा और 1 1 दा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 6 9 माइनस 3 ओवर 6, तो ये आ जाएगा 6/6। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से हमने इसकी इंटीग्रेशन की है। अब अगर हम देखें तो ये इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, जब कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। दोबारा से अगर हम यहाँ पे बुक पे आते हैं और बुक पे थोड़ा सा इसको ज़रा दोबारा से बुक से भी देखते हैं कि बुक में उसने किस तरह से इसको सॉल्व किया है, तो आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास बुक में हुआ है पूरा सॉल्व। वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन ऑफ द प्रिज्म हुज बेस इज बाउंडेड बाय ट्रायंगल इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। ये सारी लाइंस दी हैं, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो ये उसने चूँकि मैंने आपको लिमिट्स बता दी थी 0 से 1 है और वाई की वेरी कर रही है 0 से x तक, और ये उसने आगे फिगर में भी बनाया हुआ है। तो ये उसने सोल्व करके आंसर निकाला 1 आ गया, ठीक है, जो कि अभी हमारा आया था। अब इसी को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में कर देना, रिवर्स ऑर्डर में मतलब ये है कि अलोंग आप dx को पहले कर दें, लेकिन जब पहले करेंगे तो यहाँ पे आपको y की लिमिट्स वेरिएबल फॉर्म में यहाँ पे पहले आ जाएगी, x की इन टर्म ऑफ y चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये काइंडली आप देखिएगा, आपको ये भी समझ आ जाएगा। उसने इसको रिवर्स ऑर्डर करके भी इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बेसिकली ये सारा काम करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ है। ये अगर हमारे पास इस तरह से आता है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, वो कहता है कैलकुलेट डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, आर इज़ ट्राइंगल बाउंडेड बाय, वो उसने अब बता दिया कि वाई इज इक्वल टू एक्स है एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। जो आपका बाउंड कर रहा है वो वही है, वाई इज इक्वल टू एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो अगेन इसकी लिमिट्स वही आएंगी जो कि पहले निकाली है, क्योंकि रीजन बाउंडेड वाला सेम है, ठीक है। बाउंडेड रीजन हमारा अगेन देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो बाउंडेड रीजन है वो यही है, ये रीजन है जो मैंने पहले ड्रॉ किया था। वो उसने बताया था कि वाई इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 1 है और एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये सेम वही रीजन आ गया, ठीक है, जो पीछे हमने ड्रॉ किया है। तो अगेन वही देखें 0 to 1 और 0 to x इसकी इंटीग्रेशन करनी है, जो कि पहले मैंने बताया था फंक्शन ये है, ठीक है। पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करके सोल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब है कि इसकी पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, यहाँ पे हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई की थी तो ये एज अ कांस्टेंट फंक्शन बिहेव हुआ था, ठीक है। तो ये देखें वाई वैसे ही आ गया और ये सारा सोल्व कर लिया हमने। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करें तो ये देखें ये फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपसे नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी इंटीग्रेशन की लिमिट्स में कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल आपको इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो ये आपसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पा रही, तो आप अगर इसकी इंटीग्रेशन की चेंज कर दें, शिफ्ट कर दें या रिवर्स ऑर्डर करके आप निकाल लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये देखें यहाँ से आंसर मिल रहा है, यहाँ से आपको मुश्किल होगी, ये जो कि उसने सारा इसमें बताया भी हुआ, ठीक है। तो आई होप कि सारा आपको समझ आ गया होगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 5.2 है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सेम उसी तरह से ही हैं जो आप इंटर में पढ़ के आते हैं कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो डबल इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, ठीक है। और अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हो तो आप दोनों के ऊपर इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन ग्रेटर दैन 0 है तो इसकी इंटीग्रल भी ग्रेटर दैन 0 ही होगा, ठीक है। और अगर एक डबल इंटीग्रल दूसरे डबल इंटीग्रल से बड़ा है तो उसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। मतलब इसका फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा था तो ये इंटीग्रल का आंसर भी बड़ा होगा, ठीक है।
और तीसरा ये है कि अगर आपने आर के लॉन्ग आंसर निकालना है तो आप उसको ब्रेक कर लें, R1 और R2 दोनों के लॉन्ग आंसर निकाल के सम कर लें, तब भी इक्वल आता है। जैसे कि आपने इंटर में पढ़ा था ना कि अगर आपने फॉर एग्जांपल -5 से 5 तक आपने इंटीग्रेशन करनी है तो ये -5 से 0 निकाल लें, प्लस कर लें 5 से 0 तक। तो यहाँ पे वही है R1 R2 जो उसने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब भी वही बात ही है, ठीक है। तो ये आपने 5.2 है, आगे ये इसके कुछ सवाल हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 4, और फिर आपने ये 5.2 के सवाल सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप मुझसे जो है जूम की क्लास में इसकी डिस्कशन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेस है। अगर आप इसको बेस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह आगे आपको मसले नहीं आएंगे, आगे आप स्पीड से काम कर लेंगे। ये बेस थी, आपके समझने के लिए था कि ये किस तरह से डबल या इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं। तो काइंडली मेक श्योर करें कि इसको अच्छी तरह से, ये जो 5.1 और 2 मैंने आपको सवाल बताए हैं ये भी करें, जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं ये भी खुद से करें, और जो एग्जांपल्स रह गई हैं इनको भी अच्छी तरह से करें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब आगे हम थोड़े टफ क्वेश्चंस करें तो ये आपकी बेस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इसकी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।